हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं कृष्ण लाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे कृष्ण एजुकेशन पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है 25-30 दिनों का जो हमने प्रैक्टिस क्रैश कोर्स शुरू किया था, जो कि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए, जिसमें हमारी आज रहने वाली है सामान्य विज्ञान की क्लास और इस क्लास में हम पूरे करने वाले 50 प्रश्नों का टेस्ट। तो सभी विद्यार्थियों के 50 प्रश्नों का टेस्ट ईमानदारी से लगाना है, जिसमें 40 क्वेश्चन तो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपरों से उठाए, बाकी 9-10 क्वेश्चन जो नए इंक्लूड किए। तो बहुत ही शानदार आज का सेशन होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करके लाइव आ जाएगा। और जो भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और सभी विद्यार्थियों को इस सेशन में 40+ का टारगेट लेके चलना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। चलिए बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग की बात करें तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे फेफड़े, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। अब बात कर लेते हैं मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं। तो एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, यानी फेफड़ों की संख्या 2 होती है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। पाचन के पश्चात, यानी पाचन के पश्चात जो प्रोटीन होती है वो किस में परिवर्तित होता है? प्रोटीन की बात कर लेते हैं। पाचन के पश्चात वो एमिनो अम्ल में। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं अमीनो अम्ल, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। अब बात कर लेते हैं ग्लूकोज का। आप सूत्र याद रखिएगा C6H12O6 होता है। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। टाइफाइड बात कर लेते हैं, किसके कारण होता है? टाइफाइड की बात कर लेते हैं। ये एक आपको पता होगा, यदि मैं बात करूं तो बैक्टीरिया जनित बीमारी है। कौन सी है? बैक्टीरिया जनित बीमारी है। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे बैक्टीरिया या कह सकते हैं जीवाणु। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 1 की तरफ गए उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। प्रकाश संश्लेषण होता है वो सर्वाधिक किस रंग में होता है? पहले बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है। आप सबको पता होगा लाल रंग के प्रकाश में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। लेकिन लाल जब ऑप्शन में नहीं दिया होता आपको कौन सा ऑप्शन मिलता है? नीला प्रकाश। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं? बी की तरफ जा रहे हैं, नीला प्रकाश, उन विद्यार्थियों का जवाब से। याद रखिएगा जब लाल ऑप्शन में मिले तब तो आपको लाल करना है, और लाल नहीं मिला होगा तब आपको नीला रंग मिलेगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण वैसे लाल रंग में होता है और बाद में बात करें तो नीले रंग में होता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके ऑप्शन के अनुसार नीला रंग होगा, लाल दिया होता तब हम लाल करते। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। आवर्ती का एसआई मात्रक क्या है? आपको क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि आवर्ती होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्ती का एसआई मात्रक होता है बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं हर्ट्ज, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब से। इसका HZ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? HZ से दर्शाते हैं। अब बात कर लेते हैं आवर्ती होती क्या है। आवर्ती की बात कर लेते हैं 1/T होती है। क्या होती है? 1/T होती है, यानी आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेकेंड की घात -1 भी कह सकते हैं, या हर्ट्ज कह सकते हैं। एक ही बात है, सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना। कई बार हर्ट्ज ऑप्शन में दे देखिए सेकेंड इनवर्स यानी सेकेंड की घात -1 भी दे सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। मछली होती है वो के द्वारा सांस लेती है, यानी मछली का श्वसन अंग कौन सा होता है? तो मछली आपको पता होगा गिल्स यानी गलफड़े से क्या लेती है? सांस लेती है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? वैसे बात कर लेते हैं ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। यदि बात करें रासायनिक और भौतिक प्रक्रम की बात करें तो ये आपको पता है अभिक्रिया। इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया है। अब बात कर लेते हैं, आपको ऐसे दे दिया कि अभिक्रिया का नाम क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया का नाम है ऑक्सीकरण। आपको पता होगा जो भी बात कर लेते हैं जो लोहा होता है उसमें जंग लगना वो क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है
कि लोहे पर जंग लगने के बाद उसका वजन बढ़ता है या घटता है। तो लोहे पर जंग लगने के बाद उसका वजन बात कर लेते हैं तो बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मनुष्य के रक्त का लाल रंग बात कर लेते हैं तो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं हीमोग्लोबिन, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और रक्त में जब हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है तो आपको पता होगा एनीमिया रोग हो जाता है। रक्त में जब हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रक्त अल्पता रोग। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको क्वेश्चन दे रखा है, बादल वातावरण में इसीलिए तैरते। आपको पता होगा बादल क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि आपको पता है बादलों का क्या होता है, घनत्व हम बात कर लेते हैं कम होता है। घनत्व कम होता है तभी तैर पाएगा। आप कोई भी वस्तु होती है उसका घनत्व कम होगा तभी तैर पाएगा। इसका मतलब बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, बादलों का घनत्व क्या होता है? कम होता है। इसी कारण ये वातावरण में क्या होती है? तैरते हुए रहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से अचुंबकीय धातु कौन सी है? चुंबकीय धातु की बात करें तो आपको याद रख लेना है हमेशा के लिए, निकल हो गया, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये चुंबकीय धातु होती है। आपको बताना है अचुंबकीय धातु कौन सी है। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं टिन, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सी। अब जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा टिन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। टिन का रासायनिक प्रतीक जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन विद्यार्थी कमेंट में जवाब सही दे पाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता की बात करें तो पहले आपको अमोनिया का सूत्र आना चाहिए। NH3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। इसका मतलब यदि नाइट्रोजन की संयोजकता की बात करें तो कितनी होती है? 3 होती है। और हाइड्रोजन की संयोजकता की बात करें तो 1 होती है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको नोट कर लेना, कई बार आर्मी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? प्रतिशत में आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्त कितने प्रतिशत पाया जाता है एक स्वस्थ मनुष्य के। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं लगभग 7%, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और वैसे बात करें यदि मैं लीटर में बात करूं तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर होता है। लगभग कितना? 5 से 6 लीटर होता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। वैसे आपको पता है वजन के अनुसार निर्भर करेगा, क्योंकि 7% होता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किस की तरफ जा रहे हैं? बी की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। बाकी लीटर की मात्रा मायने नहीं रखेगी, क्योंकि आपको पता है लीटर अलग अलग जो वजन के अनुसार होगी। प्रत्येक व्यक्ति का वजन किस तरह से होगा, वजन का आपको ध्यान रखना है 7% होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP में कितने वाट होते हैं? तो आपको पता होगा 1 हॉर्स पावर में जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं 746 वोट। बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। LPG गैस में किस गैस का मिश्रण होता है? LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा LPG का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस में किन गैसों का मिश्रण होता है? तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किस की तरफ जा रहे हैं? डी की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है प्रोपेन। और कौन सी होती है? ब्यूटेन मुख्यतः गैस पाई जाती है LPG गैस में। LPG में कौन कौन सी पाई जाती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। फूल का नर जनन भाग होता है, यानी फूल का नर जनन भाग कौन सा होता है? तो फूल का नर जनन भाग होता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं पुंकेसर, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और स्त्री जनन भाग की बात करें तो स्त्री केसर होता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपके सामने आ चुका है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? आपको क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि पागल
कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो कुत्ते के काटने से आपको पता होगा रेबीज बीमारी होती है। जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसमें दरवे से क्या लगना लगता है? डर लगना शुरू हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। जीवन की या कर लेते हैं जीव की मूलभूत इकाई होती है। तो जीव की मूलभूत इकाई की बात करें तो कोशिका होती है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, कोशिका यानी सेल होती है। सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं क्या होती है? सेल होती है। अब बात कर लेते हैं, याद रखिएगा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। यह क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है। और कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। और उत्तक मिलकर क्या बनता है? अंग बनाती है। और अंग मिलकर पूरा क्या बनता है? शरीर बनता है। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक वयस्क मनुष्य होता है, उनमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है 206। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? आपको क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और विटामिन सी के बारे में मैंने कई बार बता चुका हूं कि ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, इनमें विटामिन क्या पाया जाता है? सी पाया जाता है। गेंगा की बात कर लेते हैं, ये आपको पता होगा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो आपको पता होगा 3 धातुएं जो मुलायम धातु कहलाते हैं, लिनाक। याद रखिएगा कौन? लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। ये 3 धातुएं ऐसी है जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं मुलायम धातु। क्या कहते हैं? मुलायम धातु कहते हैं। तो आप देखिएगा ऑप्शन के अनुसार आपको सोडियम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं सोडियम। और सोडियम का प्रतीक आपको पता होगा क्या होता है? Na होता है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। जब हाइड्रोजन हवा में जलती है, हवा का मतलब हो गया यहाँ ऑक्सीजन, हवा का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन हुआ, यानी O2 के साथ जलती है हाइड्रोजन, तो क्या उत्पन्न करती है? तो आपको बताऊंगा हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। यानी बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, पानी बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O यानी जल बनेगा। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो आपको पता होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है? पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गति अधिकतम होती है? कणों की गति यदि मैं बात करूं, पदार्थ की मूल 3 अवस्थाएं होती है। कौन होती है? ये होती है पदार्थ की मूल 3 अवस्थाएं। मूल अवस्थाएं ये होती है बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है, आपको तो ऑप्शन के अनुसार बताना है, तो बात कर लेते हैं। वैसे मूल अवस्था में बात करें तो किस में होती है? गैसों में कणों की गति क्या होती है? अधिकतम होती है। लेकिन आपको ऑप्शन में प्लाज्मा भी दे रखा है, इसका मतलब गैस की तुलना में प्लाज्मा में क्या होती है? और अधिक होता है। इसका मतलब बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं प्लाज्मा, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। प्लाज्मा की बात कर लेते हैं, आपको पता होगा जो यदि बात कर लेते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था है, आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो प्लाज्मा होती है। अब यहाँ क्वेश्चन के अनुसार आपको करना था, ऑप्शन के अनुसार, तो आपको पता होगा प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। ये क्या होती है? जो गैसों का आयनीकरण होता है उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो इसमें आपको याद रख लेना है, कणों की गति सबसे अधिक किसमें होती है? प्लाज्मा में होती है। और फिर बात कर लेते हैं, प्लाज्मा ऑप्शन में नहीं मिले तो आप गैस करना पड़ता है। मुख्य 3 अवस्थाओं में बात करें तो गैस की होती है। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन जीवोम क्षेत्र का उदाहरण है? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि जीवोम क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है। नदियों की बात कर लेते हैं। जीवोम का मतलब हो गया जीवित के बारे में बात करें। अब बात कर लेते हैं जीव यानी सजीव की बात करें। किसकी बात करें? सजीव की बात करें। अब ऑप्शन आप देखिएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा।
सजीव और निर्जीव की बात यहाँ कर रहा है। तो आपको पता होगा नदियाँ क्या होती है, आपको पता है निर्जीव होती है। यदि धाराएं की बात करें ये निर्जीव होती है, हिमखंड भी निर्जीव होती है। जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, वन का मतलब वो क्या होते हैं, सजीव होते हैं। इसका मतलब बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, ये सजीव के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 24 नंबर। क्या दे रखा है, वायुमंडल में मौजूद पराबैंगनी किरणों से हम बात कर लेते हैं निरुद्ध कौन करती है। यदि पराबैंगनी किरणों को निरुद्ध कौन करती है, बिल्कुल किसके द्वारा निरुद्ध की जाती है, तो ये आपको पता होगा ओजोन के द्वारा। और ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या होता है, O3 होता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं O3 यानी ओजोन के द्वारा आपको पता होगा पराबैंगनी किरणों को क्या कर दिया जाता है, नष्ट यानी निरुद्ध की कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। एनोड पर होने वाली रासायनिक क्रिया को क्या कहा जाता है। एनोड पर होने वाली रासायनिक क्रिया को आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। जबकि यदि मैं बात करूं कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण नहीं कहते बल्कि उसे क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। अवकरण कह सकते हैं या अपचयन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अपचयन कह सकते हैं। याद रखिएगा एनोड पर होने वाली ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन अभिक्रिया होगी। और यदि मैं बात करूं जो कैथोड पर होती है उसे हम क्या करेंगे, अपचयन कहेंगे। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 26 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक होगा Cl। लेकिन Cl आपको पता है पहला बड़ा लिखा जाता है और अगले वाला क्या लिखा जाएगा, L छोटा लिखा जाएगा। इसका मतलब Cl ऑप्शन नंबर जो ए की तरफ जा रहे हैं ना उन विद्यार्थियों का जवाब सी है। यह मत कर देना, ये पेपर में देखो एकदम इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार कई सारे विद्यार्थी Cl बड़ा वाला कर देते हैं, उनका जवाब सही हो जाता है, गलत हो जाता है। सॉरी, उनका जवाब क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, आपको कहता है कोबाल्ट का प्रतीक क्या है, जल्दी से कॉमेंट करके बताएगा कोबाल्ट का प्रतीक क्या है। तो आप क्या करोगे, CO करोगे, C बड़ा लिखोगे और O क्या लिखोगे, छोटा लिखोगे। और यदि मैं बात करूं, यदि आप CO कर देते हो इसका मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, इसका मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऊपर वाला है कोबाल्ट। तो ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 27 नंबर आपके सामने आ चुका है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी। यानी गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की थी आपको पता होगा न्यूटन ने। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं न्यूटन, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। आर्किमिडीज ने आपको पता होगा उत्प्लावकता का नियम दिया था। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 28 नंबर आपके सामने आ चुका है। जनरेटर एक यंत्र है जो आपको पता है क्या उत्पन्न करना है। जनरेटर आपको पता है उसे यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है और वो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये किसको उत्पन्न करता है, विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब से याद रखेगा। जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसका मतलब उत्पन्न कौन सी करता है, विद्युत ऊर्जा रूपांतरित करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 29 नंबर आपके सामने आ चुका है। हरे रोशनी में रखा जाने वाला लाल रिबन कैसा दिखाई देगा। या कई बार दे देता है हरे रोशनी पर आप लाल, यदि बात कर लेते हैं हरी रोशनी पर जब आप लाल कपड़ा डालोगे तो वो कपड़ा कैसा दिखाई देगा, तो वो कपड़ा दिखाई देगा काला। कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, सी की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 30 नंबर आपके सामने आ चुका है। सामने कौन सा रक्त समूह सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है। ले सकता का मतलब सर्वग्राही, ले सकता का मतलब क्या हुआ, सर्वग्राही। तो सर्वग्राही की बात करें ए भी होता है और सर्वदाता की बात करें तो ओ होता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 31 नंबर आपके सामने आ चुका है। अणु शब्द किसने दिया था। आपको क्वेश्चन पूछा गया कि अणु शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो ये दिया था डेमोक्रेटिस। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। अब बात कर लेते हैं परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 32 नंबर आपके सामने आ चुका है।
निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस का मतलब नोबेल गैस आपको बतानी। कौन सी गैस बतानी है? तो नोबेल गैस जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएंगे। नोबेल गैस है बिल्कुल ऑप्शन के अनुसार नियोन। आपको पता होगा हीलियम हो गया और नियोन हो गया, ये क्या होती है आपको पता है? उत्कृष्ट गैस कहलाती है, अक्रिय गैस नोबेल गैस कहलाती है। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 33 नंबर आपके सामने आ चुका है। सबसे हल्की गैस है। हल्की गैस की बात करें आपको पता है सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन होती है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब सही है। और हाइड्रोजन के बाद होती है हीलियम। आपको कहे सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की अक्रिय गैस की बात करें तो वो होती है हीलियम, जो कि वैसे बात करें गैसों में पहले नंबर पे हाइड्रोजन आती है और 2 नंबर पे कौन आती है? हीलियम आती है। और अक्रिय गैस की बात करें तब आपको हीलियम करना पड़ता है सबसे हल्की अक्रिय गैस की बात करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 34 नंबर आपके सामने आ चुका है। बिजली के वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे अधिक उपयोगी है? तो वायरिंग आमतौर पर आपको पता होगा तांबे के तार से की जाती है। किसके तार से की जाती है? तांबे के तार से की जाती है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 35 नंबर आपके सामने आ चुका है। ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक तरह का क्या है? ब्रोमीन आपको पता होगा एक तरह की बात कर लेते हैं अधातु है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब सी है। और अधातु की बात करें तो आपको पता होगा, यदि मैं बात करूं, ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। आपको याद रख लेना है ऐसी एकमात्र अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन होती है। सामान्य ताप पर यदि ब्रोमीन की बात करें तो यह द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। और धातु की बात करें द्रव अवस्था में तो पारा पाया जाता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 36 नंबर आपके सामने आ चुका है। शोल्डर की बात कर लेते हैं जिसे हम टांका भी कहते हैं। तो एक प्रकार का ये क्या है? तो एक प्रकार की ये आपको पता है धातुओं का क्या होता है? मिश्रण होता है। धातुओं का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसका मतलब ये एक तरह की क्या है? मिश्र धातु है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। अब बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही शानदार दे रखा है। यह भी आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन दे रखा है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा धातुओं के समांगी मिश्रण को आपको पता होगा मिश्र धातु कहते हैं। जब आपको पता है 2 या 2 से अधिक धातु मिलकर एक समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है तो उस मिश्रण को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 38 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब देने की कोशिश करेगा। लार के पाचन में मदद करती है। लार की बात कर लेते हैं तो आप सबको पता है स्टार्च किसके पाचन में मदद करती है? ये स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अब आपको ऑप्शन में स्टार्च नहीं दे रखा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। मैंने आपको पता है एक ओरिजिनल पेपर करवाया था, उसमें आपको करवाया भी था। तो ये सभी विद्यार्थी को आज क्या करके बताना है? होमवर्क दे देता हूं। सभी विद्यार्थी को मैं ये क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क के लिए। तो सभी विद्यार्थियों को इसका कमेंट करके बताना है। कल की क्लास में मैं आपको इसका उत्तर भी बता दूंगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि लार वैसे तो आपको पता है स्टार्च के पाचन में मदद करते हैं, लेकिन स्टार्च आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएंगे, यह आपको आज कॉमेंट करके बता देना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 39 नंबर। क्वेश्चन आपको दे रखा है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापने की जो स्केल होती है वो कौन सी होती है? रिएक्टर स्केल होती है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 40 नंबर आपके सामने आ चुका है। सांप किस प्राणी वर्ग में आता है? सांप की बात कर लेते हैं किस प्राणी वर्ग में आता है? तो सांप आता है सरीसृप में। किस में आता है? सरीसृप में आता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? याद रखिएगा, रेप्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्टाइल कहते हैं। तो कई बार हो सकता है आपको अंग्रेजी का शब्द दे दे तो याद रखिएगा रेप्टाइल कह दो या सरीसृप कह दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 41 नंबर आपके सामने आ चुका है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यानी सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो जो जांघ की हड्डी होती है, फीमर की हड्डी, वो आपको पता होगा मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं
जो कि 42 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो वायरस के कारण होने वाली बीमारी की बात करें तो जुकाम, सर्दी जुकाम सामान्यतः होती है, वो वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 43 नंबर आपके सामने आ चुका है। रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? रक्तचाप की बात कर लेते हैं तो ये एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, यानी एड्रिनल हम बात कर लेते हैं ग्लैंड के द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 44 नंबर आपके सामने आ चुका है। यदि वस्तु विस्थापित ना हो तो किया गया कार्य कितना होता है? वर्क की बात कर लेते हैं, आपको पता होगा क्या होता है, हम कहते हैं बल गुणा विस्थापन होता है, यानी एफ गुणा क्या होता है आपको पता होगा एस होता है। एफ गुणा क्या होता है? एस होता है, यानी बल गुणा विस्थापन होता है। जब विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, तो पूरा कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। पूरा कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सी, क्योंकि आपको पता है बल गुणा विस्थापन होगा, तो बल कितना भी लगाया जाए जब बिल्कुल भी विस्थापित वस्तु नहीं होगी तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 45 नंबर आपके सामने आ चुका है। रोग प्रतिरोधक जो पेनिसिलिन होती है, जिसे हम एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक कहते हैं, वो कहां से प्राप्त की जाती है? तो ये आपको पता होगा कवक से प्राप्त की जाती है। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा। कवक को फफूंदी भी कहते हैं। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, फफूंदी यानी कवक से प्राप्त की जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और जो भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है, एक बार सभी विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, एक बार सभी साथ मिलकर इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार आरजे कृष्ण एजुकेशन पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगला क्वेश्चन नंबर 46 आपको दे रखा है, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए कौन सा तत्व जरूरी होता है? तो आपको पता होगा नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, इन तत्वों की आपको पता है मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या होती है? अति आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे नाइट्रोजन, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 47 नंबर आपके सामने आ चुका है। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर जो ताप मापने के काम में दिया जाता है उसमें आपको पता होगा पारा भरा होता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपके सामने आ चुका है। H2O2 क्या है? आपको पता होगा H2O का मतलब क्या होता है? जल होता है। H2O का मतलब क्या होता है? जल होता है। आपको मैंने दे दिया H2O2 की क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहलाता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 49 नंबर आपके सामने आ चुका है। जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और उनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है, ऐसे तत्व को क्या कहते हैं? हम कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान अलग अलग हो, इस तरह की बात कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। और जिनमें परमाणु क्रमांक बात कर लेते हैं अलग अलग हो और बात कर लेते हैं द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे कहते हैं समभारिक। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 50 नंबर आपके सामने आ चुका है। पादपों में अतिरिक्त जल त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जल का त्याग आपको पता होगा रंध्रों के माध्यम से होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं वाष्प उत्सर्जन, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताएगा इन 50 प्रश्नों की क्लास में आज के आपके कितने स्कोर आए। सभी को ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। और जो विद्यार्थी चाहता है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहता है, हमारे टॉपिक वाइज ई बुक के माध्यम से पढ़ना चाहता है, तो हमारी टॉपिक वाइज ई बुक जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है, जिसमें आपका सारा मैटर जीके जीएस और मैथमेटिक्स सब कुछ आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। तो यदि आप लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए और कमेंट बॉक्स में भी दे दिए, और या फिर हमारे नंबर 9057167027 पर आप मैसेज कर सकते हैं। तुरंत आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आएगा। एक कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। और चैनल पे जो विद्यार्थी पहली बार आया था
वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।